एडिशन। अरे हाँ कि ना। तो ट्रायंगल लॉ में हमने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उनके क्या मान के चलो, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, और वो कैसी होगी आपकी, सेम ऑर्डर में होगी। कैसी होगी, उनको जब कनेक्ट करोगे तो कैसी होनी चाहिए, सेम ऑर्डर में। अगर ये आपका, अगर मान के चलो फर्स्ट साइड है, ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये दूसरी साइड है जो आपका क्या है, बी वेक्टर है। तो हमेशा याद रखना जिन दो वेक्टर्स को ऐड करोगे ना वो कैसे होनी चाहिए, आपके सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। ये टेल, ये हेड, ये टेल और ये वाला हेड। देन आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, आपका थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, बट वो क्या होगा आपका अपोजिट ऑर्डर में होगा। मतलब जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो ना उनके विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर पहले वेक्टर का टेल यहाँ पे है तो रिजल्टेंट का टेल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और दूसरा वेक्टर का हेड अगर यहाँ पे है तो रिजल्टेंट का हेड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो फट से ज्वाइन कर लो ऐसे, ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर, ये हो जाएगा आपका, और इसी को लिख सकते हैं हम ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पे गिवन डेटा क्या दिया रहता था आपको, तो एक तो आपको ए का मैग्नीट्यूड दिया रहता था, साथ में बी का मैग्नीट्यूड, आपको निकालना क्या था, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो आपका क्या एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स है, बराबर है। और साथ में आपको क्या निकालना था, आर वेक्टर का डायरेक्शन भी निकालना था। तो आर वेक्टर जो होता था वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता था, बीटा, अल्फा, और बी वेक्टर के साथ बीटा। देख लो दोनों के टेल एक जगह पे आ रहे और दोनों के हेड एक जगह पे आ रहे, तो ये टेल टेल के बीच में छोटा एंगल कितना बन रहा है, अल्फा, और यहाँ पे बीटा, ठीक है। इसके बाद आपको चीजें क्या दी रहती थी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल दिया रहता था, बराबर। अगर इस ए वेक्टर को अगर मैं शिफ्ट करता हूं आगे तो इस तरफ चला जाएगा, तो जिसका टेल यहाँ पे आ जाएगा और हेड यहाँ पे चला जाएगा, ये बन जाएगा आपका ए वेक्टर। अरे होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे बी वेक्टर का टेल यहाँ पे, और ए वेक्टर को आगे शिफ्ट किया तो इसका टेल यहाँ पे आ गया, तो ये क्या बन गया, इसके दोनों के बीच में एंगल, और इसी को हम क्या बोलते थे, थीटा। ये चीज आपको दी रहती थी, ये चीज दी रहती थी, ठीक है। तो हमने जब फार्मूला डिराइव किया था तो बोलो ये जो रिजल्टेंट था इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था जी, कितना आया था, एक मैग्नीट्यूड फॉर्म पढ़ा था ना, बोल क्या था आपका, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू cos of theta, where theta is the vector angle between a vector and b vector, and a and b are the magnitudes of two vectors to be added, जो आपका क्या है, a vector and b vector है। इसके बाद हमने एंगल निकाला था अल्फा, तो अल्फा के लिए हमने क्या निकाला था, tan वाला फार्मूला याद है, तो ये आपका डायरेक्शन फॉर्म था। तो tan अल्फा इज क्या था आपका, अल्फा किसके साथ एंगल है, अल्फा किसके साथ एंगल है, आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल है। अरे है कि ना, आर वेक्टर का ए के साथ एंगल। तो अगर मैं अल्फा निकालूंगा tan अल्फा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले ऊपर b आएगा, याद रखना। तो b sin थीटा, मतलब सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, बराबर है। तो वैसे अपना tan ऑफ बीटा भी निकाला था हमने। tan बीटा क्या है, बीटा आपका क्या है, वेक्टर एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आर का एंगल बी के साथ है तो ऊपर क्या आएगा आपका, ए आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के बदले ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। सबको समझ में आया, ठीक है। तो ये हमने तीन फार्मूलास पढ़ लिए थे। इसके पैरेललोग्राम लॉ में क्या देखा था हमने कि अगर दो वेक्टर्स को अगर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करते हो, तो जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो उनको क्या मान के चलो, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। लेकिन ऐसे मानना है कि दोनों का क्या होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे आना चाहिए। कहां पे आना चाहिए, एक ही जगह पे। मतलब अगर ये आपकी फर्स्ट वेक्टर है, अगर ये आपकी क्या है, फर्स्ट वेक्टर है, तो दूसरी वेक्टर क्या होगी आपकी, सेकंड साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपकी क्या हो जाएगी, बी वेक्टर। ये क्या हो जाएगी आपकी, बी वेक्टर। देन आपका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है आपका, अगर इन दो वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करता हूं, इन दो वेक्टर्स को क्या करता हूं मैं, ऐड करता हूं, और लेट्स से इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। देन इन दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट, इन दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा आपका, लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या होगा आपका, तो मेरे को यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा ना पहले, तो ऐसे मैं जब पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं तो आपका ये हो जाएगा, ये वाला। अरे है कि ना। देन आपका जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा वो क्या होगा आपका, इन दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों के एडिशन का। बट उसकी जो टेल आएगी, डायरेक्शन भी तो करनी पड़ेगी ना, टेल और हेडिंग मेरे को क्या करनी पड़ेगी, फिक्स करनी पड़ेगी। जो रिजल्टेंट होगा उसका टेल, इन दोनों के टेल जहां पे मिल रहे हैं वहीं पे क्या मिलेगा, उसका भी टेल मिलेगा। मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर, आर वेक्टर, तीनों का इनिशियल पॉइंट क्या होगा आपका, एक ही होगा, कॉमन होगा। क्या होगा, कॉमन होगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है, एक ही है, उनको, उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, को स्टैंड्स फॉर कॉमन
और इनिशियल वेक्टर्स मतलब इनिशियल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला आपका, ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर, ये क्या हो जाएगा आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सबको समझ में आया? फॉर्मूला फिर से वही होगी, बराबर है। इसके बाद अगर मैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा था ना। तो अगर मैं दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करता हूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या करता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो जो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आएगा वो क्या होगा आपका शॉर्टेस्ट डायगोनल होगा। क्या होगा आपका शॉर्टेस्ट डायगोनल, तो ये बन जाएगा आपका शॉर्टेस्ट डायगोनल। समझ में आ रहा है? देख लो जैसे मैं दिखा रहा हूं वैसे दिखाते आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो इसको मैं लिखूंगा आर एस वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अभी मेरे को बता ये कैसे पता करोगे कि ये जो आर एस वेक्टर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ही होगा हर बार, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी तो हो सकता है ना, तो कैसे पता करोगे? तो ट्रायंगल लॉ लगा के देखना। क्या लगा के देखना? तो देखो ये जो आपका आर एस वेक्टर है ना ये वाला, इसको मैं पकड़ता ओ, इसको पकड़ता मैं ए और इसको क्या पकड़ता मैं बी। तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी दिख रहा है। इस ट्रायंगल ओ ए बी में अगर देखते हो तो आप अगर ट्रायंगल वगैरह देख सकते हो, ट्रायंगल ओ ए बी में क्या तीन वेक्टर है? ऑलरेडी हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा है कि जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हो उनको क्या मान के चलो, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन क्लोजिंग साइड क्या होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। बट जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए आपके सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आपको ट्रायंगल दिखेगा ना कहीं पे भी, सब जहां पे भी आपको ट्रायंगल दिखेगा और वहां पे अगर आप ट्रायंगल लॉ लगा रहे हो, बराबर है, तो आपको ज्योमेट्रिकल मेथड ये यूज करना पड़ेगा कि उस ट्रायंगल में सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लो, ऐसे दो साइड पता कर लो जो क्या है आपकी सेम ऑर्डर में, जो क्या आपकी। तो यहाँ पे अगर मैं ओ ए बी में अगर देखता हूं तो सेम ऑर्डर में कौन सी है साइड, कौन सी साइड सेम ऑर्डर में? तो यहाँ पे अगर देखोगे तो देख लो सबके टेल हेड दिखा दो, ये टेल, ये वाला हेड, इसका ये वाला हेड, ये वाला टेल, और ये आर एस का ये वाला हेड और ये वाला टेल। सबको समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है, तो देख लो अभी सेम ऑर्डर में देखना पड़ेगा ना। तो सेम ऑर्डर में कौन है, टेल हेड, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है सेम ऑर्डर में, मतलब ये दो ऐड हो रही है तो ये मिल रहा है, नहीं चलता। तो मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर प्लस बोलो आर वेक्टर, आर एस वेक्टर ना, ये है ना, ये इज इक्वल टू ए वेक्टर। सबको समझ में आ रहा है? तो इस बी वेक्टर को उस तरफ लेके जाओ तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आर एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अभी समझा? तो आप पता कर सकते हो यहाँ पे बी माइनस ए है या फिर ए माइनस बी है। तो सपोज अगर ये ऐसा होता, इसका अगर एरो हेड मान के चलो इधर नहीं होता बल्कि कहां पे होता इस तरफ, तब भी तो वो शॉर्टेस्ट डायगोनल है ना, तब क्या होता? तो ये वाला इसका क्या हो जाता फिर, ये वाला इसका हेड होता और ये वाला इसका टेल होता। सेम ऑर्डर में कौन होते फिर, टेल हेड, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम ऑर्डर में हुआ, तो मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर, बोलो जी फटाक से, प्लस आर एस वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। सबको समझ में आ रहा है? तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आर एस वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आपका ये ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, जस्ट आपको जो आपने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा है वही लगाना है। और इसलिए मैंने बोला था कि पैरेललोग्राम लॉ और कुछ नहीं, ट्रायंगल लॉ का ही फॉर्म, ट्रायंगल लॉ का ही फॉर्म, ठीक है, बराबर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? पक्का? हाँ बोलो। थीटा को चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इनका डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलो अभी देखो, अभी आपका जो थीटा होगा, एक तो समझ में आ रहा है कि आपका जो, अभी अगर मैं आर की बात करता हूं तो आर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अंडर रूट, ये फार्मूला आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस ऑफ थीटा। अभी शशांक का ये मानना है कि अगर ये थीटा, जैसे अभी यहाँ पे मैंने ये थीटा क्या लिया, मैंने एक्यूट ले लिया, अगर ये थीटा ऑब्टूस होता तो क्या यही कंडीशन होती, बराबर है ना, यही मानना है ना। अभी देखो आपका जो थीटा है ये वाला आपका क्या है, वेक्टर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो लेट्स से कि ये जो थीटा है इसको मैं वेरी करता हूं, थीटा को क्या करता मैं वेरी करता, इट जीरो से लेके कहां तक 180 डिग्री, कहां तक वेरी करता मैं, जीरो से लेके 180 तक। क्या यहाँ पे जीरो से लेके 90 आपका एक्यूट एंगल होगा और 90 से लेके 180 आपका ऑब्टूस एंगल होगा। ये तो चीजें क्लियर है ना, बराबर है?
तो अभी और यहाँ पे मैं क्या करता है, ये फिक्स रखता, ए और बी की मैग्नीट्यूड फिक्स रखता। मतलब ये जो ए वेक्टर होगा इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ए है, और जो आपका बी वेक्टर है और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, बी है। क्लियर है? अरे ना, तो ये दो चीजें मैंने फिक्स रखी। तो मैं वेरी किसको कर रहा हूँ, चेंज किसको कर रहा हूँ, सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है आपसे, ये चेंज हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। मतलब ए और बी आपका फिक्स है, आपका चेंज क्या हो रहा है, आपका चेंज क्या हो रहा है, थीटा। चेंज क्या हो रहा है, थीटा। मतलब ये जो आपका आर है, ये जो आपका आर है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या मैं इस थीटा की वैल्यू चेंज करूंगा तो आपका आर भी चेंज होगा। अरे आगे ना, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री बता देता हूं पहले, ठीक है, तो सन्नाटे में चले जाओगे। ठीक है, अभी ये तो बताया आपको, ये वाला कौन सा एक्सिस होगा आपका, पॉजिटिव एक्स, ये वाला नेगेटिव एक्स, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। तो आप क्या, अभी अगर एंगल से जाता हूं मैं यहाँ से, जो भी एंगल है हम कहां से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स से मेजर करते हैं ना। ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा आपका, 0 डिग्री। अरे होगा ना, यहां से इधर जाओगे तो कितना मुड़े आप, तो ये वाला कितना आपका 90 डिग्री, ये वाला फिर यहां से इधर आए तो ये, सबको समझ में आ रहा है ना एंगल, और फिर यहां से इधर आए तो 270, और यहां से जब इधर आए तो 3, सबको समझ में आ रहा है। जब आप एक कंप्लीट रोटेशन करते हो तो आपका कितना एंगल हो जाएगा वाला, 360 डिग्री। अभी क्या मान के चलो, ये जो पॉजिटिव एक्स है ना, ये जो पॉजिटिव एक्स है ना, इसको क्या मान के चलो, कॉस एक्सिस। कौन सा एक्सिस मान के चलो, कॉस। एक्स को रिप्रेजेंट करो कॉस से और वाई को रिप्रेजेंट करो साइन से, वाई को रिप्रेजेंट करो, तो ये क्या होगा आपका ये क्या होगा आपका प्लस कॉस, ये वाला प्लस साइन, ये वाला माइनस कॉस, ये वाला माइनस साइन। ठीक है, अगर मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं, यहाँ पे एंगल कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 90 डिग्री, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस की वैल्यू पूछता हूं तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, इसको पहले क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या आती है, वाई की वैल्यू क्या आती है, आता है ना। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लेता, यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट है तो 2 3, इसका मतलब एक्स क्या है 2 है और वाई क्या आपका, अरे दिए हो ना पक्का, ग्राफ सबने प्लॉट की थी ना। हाँ ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स है। तो अगर आपका एक्स पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और वाई भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉस भी क्या होगा पहले क्वाड्रेंट में, और साइन भी क्या होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को मैंने क्या मान लिया कॉस और वाई एक्सिस को क्या मान लिया मैंने साइन। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस कॉस निगेटिव साइन, सबको समझ में आया। ठीक है, तो अगर मान के चलो कभी कभी क्या होता है आपको मतलब वैल्यूज, जैसे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 डिग्री था, कॉस और साइन की दोनों वैल्यू पता है आपको। कॉस 0 कितना, फटाफट बताओ, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, बोलो फटाक से। कॉस 0, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 30, साइन 30, साइन 60। अरे आता है ना, 10वीं में पढ़े हो ना। अरे हाँ जी ना, हाँ तो ये सब वैल्यूज आती है ना। तो अगर मान के अगर मैंने ऐसा पूछ लिया आपको कि चलो बताओ साइन ऑफ 150 डिग्री कितना होगा, तो बता पाओगे क्या। हाँ पढ़े हो आप, ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ाया आप लोगों को, तो मेरे को पता है कुछ लोगों ने नहीं किया होगा या फिर कुछ भूल गए होंगे, इसमें रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, बोलो साइन 150, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अभी देखो ये क्या हो गया, 0, 180, 90 और 270, ये क्या हो गया आपके स्टैंडर्ड एंगल्स हो गए। ये क्या हो गया आपके स्टैंडर्ड एंगल, और इसके विद रिस्पेक्ट हम बाकी की वैल्यू पता कर लेते हैं। ठीक है, एक तो याद रखना कि अगर मान के 0, 180, 360 बराबर है, इनके मल्टीपल्स हो, मतलब 180 के मल्टीपल्स हो, बराबर है, इसके क्या हो, इनके क्या हो, मल्टीपल्स एंगल हो। अरे है ना, मतलब ये अगर बीच, ये अगर आता होगा इसमें से, या तो इस एंगल में से या तो आप प्लस करोगे या फिर क्या करोगे माइनस करोगे, तो आपका साइन साइन में कन्वर्ट होगा और कॉस कॉस में होगा, याद रहेगा। और दूसरा है आपका 90, 90, 270, इसके मल्टीपल्स हो गए, तो आपका क्या होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और कॉस, देखो अगर मैं साइन 150 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पहले देख लो ये साइन 150 को क्या लिख सकता हूं। एक तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं साइन ऑफ
बोलो 180 माइनस 30, ये एक चीज होगी। दूसरा क्या लिख सकता हूँ, सॉरी साइन ऑफ, बोलो एक तो 90 के साथ जोड़ सकता हूँ एंगल, या फिर 180 से माइनस कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस 60। इसका मतलब क्या है कि ये जो 150 है 90 से 60 डिग्री से बड़ा है और 180 से 30 डिग्री से छोटा है। तो आपका ये एंगल कहाँ पे आ रहा है, 90 से लेके 180 कहाँ पे आ रहा है, 90 से लेके 180। तो मैंने क्या बताया कि पहले देख लो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो साइन 150 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, हाँ सेकंड में आ रहा है। और सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव और कॉस की वैल्यू, अरे आ रहा है क्या, बराबर। अगर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये तो साइन ही है ना, मतलब ये प्लस वैल्यू आएगी, और ये भी आपका क्या साइन ही है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस ही आएगी। अब मैंने क्या बोला, अगर ये 180 है, 180 में से माइनस कर रहा हूं तो साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। और अगर ये 90 है तो क्या रहेगा आपका, ये उल्टा हो जाएगा कॉस। अभी कितना माइनस किया मैंने, यहां से 30, तो यहाँ पे लिख दो साइन 30 और यहाँ पे क्या लिख दो cos 60। आया आंसर, बोलो साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू। तो आप ऐसे सॉल्व करो या फिर ऐसे, आपका आंसर सही है, सबको समझ में आया। अगर मैं ऐसे दे देता cos ऑफ 120 डिग्री, तो इसका कैसे निकालते, cos ऑफ, बोलो जी फटाक से, कितना 90 माइनस 90 प्लस 30, ये वाला एक हो सकता है। दूसरा 180 माइनस 60, बोलो कितना आएगा, कॉस की वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट है, 120, 120 मतलब 90 से 30 से, 90 एंगल से 30 से बड़ा है और 180 से छोटा है, मतलब 90 और 180 के बीच में आया, मतलब कहाँ पे बोला, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में बोलो साइन कॉस की वैल्यू, इसलिए माइनस, और ये वाला भी माइनस, बोलो कितना, कॉस ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन कितना 30, और ये वाला कॉस है और ये कितना 60, तो कॉस 60, तो बोलो कितना, सबको समझ में आया। क्या ऐसे कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, चलो मेरे को एक निकाल के दो, सबको समझ में आ रहा है ना। अगर मैं आपको ऐसा वैल्यू दे देता, साइन 300 डिग्री, देखो समझ में आ रहा है, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहा, माइनस √3 और, क्योंकि वो अगर आता है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं तो फिर से वही वही चीजें बताओ बार 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 बार। और हाँ, जो आप मैथ्स में पढ़े हो फाउंडेशन में, वो वहां पे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ये इसके पीछे रीजन दिया रहेगा, मैं जस्ट उसके ट्रिक्स बताऊंगा। समझ में आ रहा है क्या, मतलब आपको मतलब एक बार रिवाइज होते जाएगा। बोलो कितना, तो ये 300 एंगल कहाँ पे आएगा, तो देख लो 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो लिख दो, तो साइन ऑफ 360 से कितना छोटा है 60, और साथ में साइन ऑफ 270 से कितना बड़ा है 30, अरे ना, तो ये 270 मतलब 90 का मल्टीपल है, और ये 180 360 180 का मल्टीपल है, तो ये वाला क्या होगा, ये साइन है तो ये वाला साइन ही रहेगा, और ये वाला 270 इसलिए साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। अभी यहाँ पे देख लो साइन की वैल्यू, साइन 370 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो साइन क्या आपका नेगेटिव, इसलिए माइनस, ये माइनस कितना 360 में से कितना 60 माइनस किया ना, तो यहाँ पे 60, यहाँ पे कितना है 270 से 30 ऐड किया तो 30, तो बोलो साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो माइनस √3/2 आपका आंसर। सबको समझ में आया, और लेने की जरूरत है कि कर लोगे, अरे कर लोगे क्या अभी कोई भी, पक्का कोई भी क्वाड्रेंट दे दिया आप कर लोगे, चलो गुड, ये मिटा दो। अभी यहाँ पे देखो, अभी ये आपका, ये तो समझ में आ रहा है कि आपका जो आर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बराबर है। तो आर इज अ फंक्शन ऑफ क्या आपका थीटा है। अगर मैं मान के चलो आर की वैल्यू में वेरी करता, आर की वैल्यू क्या करता मैं वेरी करता फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, तो क्या होगा,
अभी देखो पहले एक चीज याद रखना, ठीक है? तो ये ट्रायंगल लॉ को मैं थोड़े से एक और अलग वे में बताता हूँ कि जब भी आप ट्रायंगल लॉ लगाओगे ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर दो वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है, दो वेक्टर्स को अगर आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो पहले वेक्टर को फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल मानते थे, दूसरे वेक्टर को। इसके अलावा हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भी दो वेक्टर्स है जिनको आप ऐड कर रहे हो, बराबर है, तो उसको क्या करो, सेम ऑर्डर में जोड़ दो, सेम ऑर्डर में क्या कर दो, जोड़ दो। या फिर हम बोल सकते हैं कि उनको सेम ऑर्डर में अगर जोड़ोगे, बराबर है, तो पहला वेक्टर क्या होगा आपका, टेल हेड, दूसरा भी क्या होगा आपका, टेल हेड, उनको सेम ऑर्डर में कनेक्ट कर दो, बराबर है। तो पहला वेक्टर जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे दूसरा वेक्टर स्टार्ट कर दो, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो पहला वेक्टर कहां पे खत्म हो रहा है आपका, हेड पे, तो दूसरा वेक्टर कहां पे स्टार्ट हो रहा है आपका, टेल से। अरे ना, तो जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड करोगे, बराबर है, तो पहले वेक्टर को एज इट इज रखो, बराबर है, और दूसरे वेक्टर को क्या कर लो, शिफ्ट करके उसके पास लेके आओ, और जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहां पे दूसरा वेक्टर जोड़ दो, वहां पे क्या कर दो, दूसरा वेक्टर जोड़ दो। देन इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा आपका, पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड। पहला वेक्टर जहां पे स्टार्ट हुआ है और दूसरा वेक्टर जहां पे खत्म हुआ, इनके बीच में जो लेंथ आएगी, इनके बीच में जो लेंथ आएगी वही होगी आपकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड। सबको समझ में आया? अगर देखो 0 डिग्री एंगल लेता हूं मैं, सबसे पहले क्या लेता हूं मैं, 0 डिग्री। मैं पहले समझा देता हूं प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है, ठीक है? तो मैं एंगल कहां से कहां तक वेरी कर रहा हूं, 0 से लेके, तो ये लेट से आपका 1, ये आपका क्या है, ये ए वेक्टर है, और ये मान लीजिए आपका बी वेक्टर है। क्या इसकी लेंथ फिक्स है, क्या इसकी भी लेंथ फिक्स है? क्योंकि हमने मान लिया कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए है और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी है, और ये दोनों के आपके फिक्स है, दोनों के आपके फिक्स है। तो ये आपका फर्स्ट वेक्टर हुआ, ये आपका सेकंड वेक्टर हुआ, तो इनके बीच में एंगल तो चेंज कर सकता हो ना। ये एंगल बताओ अभी कितना है, देखो दोनों के टेल एक जगह पे दिख रहे, तो दोनों की टेल एक जगह पे है, तो एंगल कितना है, अरे कितना एंगल है, पक्का? क्योंकि टेल टेल के बीच में एंगल निकाल के देखो कुछ बन रहा है क्या, 0 है ना, अरे ना। और ये एंगल कितना है, देखो टेल टेल के बीच में एंगल कितना है, 180। सबको समझ में आ रहा है? तो यहां पे अगर मैं ऐसे एंगल वेरी करता हूं सपोज, तो एंगल बढ़ रहा है क्या, देख लो यहाँ पे एक्यूट एक्यूट था, देखो एक्यूट 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 90, ऑब्स्टूस 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 180। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं एंगल वेरी कर सकता हूं ना। तो अगर मैं एंगल वेरी करता हूं तो आपकी मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगी? अभी मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा कि पहला वेक्टर जहां पे स्टार्ट हो रहा है और दूसरा वेक्टर जहां पे खत्म हो रहा है, इनके बीच में स्ट्रेट लाइन दूरी, इनके बीच में स्ट्रेट लाइन दूरी मतलब क्या होगा आपका, मैग्नीट्यूड। तो जैसे आपका ये फर्स्ट वेक्टर इसको फिक्स रखा, बराबर है। अभी मैं क्या निकाल रहा हूं, एडिशन कर रहा हूं ना। तो फर्स्ट वेक्टर कहां पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर मान लो एंगल ऐसे दो वेक्टर रखे हुए थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री ना। देखो ये 0 डिग्री, और ऐसे बढ़ाते जाऊंगा तो बढ़ते जाएगा। तो देखो अभी इधर इसको ऐसे भी तो रोटेट कर सकते हैं ना, इधर 0 डिग्री, फिर 90, फिर, सबको समझ में आया? तो पहले 0 डिग्री था, पहले क्या था आपका, तो ये ए वेक्टर है और ये वाला आपका क्या, बी वेक्टर है। तो सबसे पहले क्या कर लो, जिन दो वेक्टर को जोड़ना है उनको क्या कर लो, सेम ऑर्डर में कनेक्ट कर दो, बराबर है। पहले वेक्टर को फिक्स रखो, दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के पास लेके जाओ, और वहां पे जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहां पे इसको स्टार्ट कर दो। पहला वेक्टर कहां पे खत्म हो रहा है, हेड पे, तो इसको लेके जाओ ऐसे, गया और यहाँ पे रख दिया ऐसे। तो देख लो टेल हेड, टेल हेड। देन आपका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, जहां पे पहला वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, कहां पे हो रहा है, यहाँ पे, और जहां पे दूसरा वेक्टर खत्म हो रहा है, कहां पे, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ मतलब क्या हुआ, लेंथ कितनी हुई, यहां से लेके यहां तक दिख रही है लेंथ, यहां से यहां तक लेंथ गिनोगे ना, यहां से लेके यहां तक। समझ में आ रहा है क्या? अभी अगर एंगल बढ़ाता तो क्या होता, अभी ये एंगल मैं यहां पे भी बढ़ा सकता हूं और यहां पे भी बढ़ा सकता हूं, तुमके तो समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं यहां पे, जब आपका एंगल 0 था, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसकी लेंथ क्या थी, यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक लेंथ मतलब ही क्या है, ए वेक्टर की लेंथ प्लस। इसलिए हम क्या करते थे, जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल थे, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे पे क्या होते थे, पैरेलल होते थे, तो हम क्या करते थे, उन वेक्टर्स को जब ऐड करते तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट उनकी मैग्नीट्यूड ऐड करते थे। मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ, ये पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर की लेंथ, और ये वाली, और देख रिजल्ट यहां से लेके यहां तक आ रहा है। अरे 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 अरे, अभी इसको अगर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एंगल बढ़ाने लगता, थोड़ा सा एंगल बढ़ाए, अभी लेंथ कितनी आएगी, यहां से लेके यहां तक। पहले लेंथ कितनी थी, यहां से लेके यहां तक थी, अभी कितनी होगी, अभी जैसे जैसे एंगल बढ़ोगे लेंथ घटेगी क्या, देख लो, देखो मेरे हाथ की लेंथ घट रही है, अरे ना, तो देख लो घट रही ना। अरे समझे समझे कि नहीं समझे,
पहले यहाँ पे इतनी लेंथ थी, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल बढ़ा रहा हूँ, देखो लेंथ घट रही है मेरे हाथ की, घट रही है, मतलब आपका रिजल्टेंट घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है ना। और जब मैं एंगल बढ़ाते 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 कितना कर दूंगा, कितना, अभी क्या होगा, अभी लेंथ कितनी होगी, जीरो कहाँ हुई देखो होगा। तो पहला वेक्टर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और दूसरा वेक्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये लेंथ। तो पहले कितनी थी, कितना, अभी कितना है। अगर मैंने आपको पूछा कि बताओ मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिला, तो आपका आंसर क्या होगा, जब एंगल कितना था, 180 की जीरो। मैक्सिमम रिजल्टेंट मतलब क्या होता है कि रिजल्टेंट की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब मिली, तो मैक्सिमम कब मिली, इतनी मिली ना यहाँ पे, और यहाँ पे, और कितनी मिली, इतनी मिली ना। तो कहाँ पे मैक्सिमम मिली, 0 डिग्री में ना, और मिनिमम कब मिली। तो ऐसा हम बोल के चलते, बराबर है। अभी रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है, जब पैरेलल थे रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहाँ पे था, रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहाँ पे था, ये अभी रिजल्टेंट क्या होता है, इस वेक्टर और इस वेक्टर के साथ ऑपोजिट ऑर्डर में ना, तो रिजल्टेंट का टेल यहाँ पे आएगा और रिजल्टेंट का हेड, तो रिजल्टेंट कहाँ पे, तो जिस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स होते हैं उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका रिजल्टेंट आएगा। अगर एंटी पैरेलल है ऐसे, अभी रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या होता है, इस वेक्टर के साथ और इस वेक्टर के साथ क्या होता है, अपोजिट ऑर्डर है ना, तो टेल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और हेड कहाँ पे आएगा, तो रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, इस तरह। और मैंने बोला था कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे को एंटी पैरेलल हो गए तब क्या कर लो, बड़ी वाली लेंथ माइनस क्या कर दो, छोटी वाली लेंथ। देखो इसमें से ये लेंथ निकाल दोगे तो ये लेंथ मिलेगी, तो यही आपका क्या है, रिजल्टेंट है। डायरेक्शन हमेशा किसका होगा, बड़े वाले वेक्टर का। तो बड़ा वेक्टर कहाँ पे, इस तरह, और बड़ा वाला कौन, ये की ये ना, तो रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, इस तरह। सबको समझ में आ रहा है, ये फंडे दिमाग में उतार दो, बराबर है। तो जब आपका एंगल 0 डिग्री होता है तो आपका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, आपका मैक्सिमम होता है। जब आपका एंगल 180 डिग्री होता है, मतलब एंटी पैरेलल होते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होता है, आपका मिनिमम होता है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मिनिमम होता है। और कोई भी एंगल 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में होगा तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा, आर होगा, ये थीटा। फॉर थीटा इन बिटवीन 0 to 180, तो रिजल्टेंट तो ये होगा ना। अरे हाँ कि ना। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज अगर निकालने की कोशिश करता हूँ, तेरा क्वेश्चन क्या था, तो भूल गया। हाँ रिजल्टेंट, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि जब तेरा एंगल 0 से लेके 180 होगा तो तेरा 0 से लेके 90 होगा, तो तेरा डायगोनल कैसा आएगा, लॉन्गेस्ट आएगा। और जब तेरा एंगल 90 से लेके 180 होगा तो तेरा क्या आएगा, रिजल्टेंट शॉर्टेस्ट डायगोनल होगा। क्योंकि 0 से लेके 180, अगर मैं एंगल इसकी बात करता हूं ना, cos थीटा, देखो cos थीटा बिटवीन कहां से कहां तक, 0 to 90, इसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, बराबर है। और cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक, 90 से लेके 180 क्या आती है, माइनस। तो ऑब्वियसली अगर मैं 0 से लेके 90 लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, cos थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव, तो प्लस ही आएगा। तो ये क्या होगा, आपका एडिशन का फार्मूला। और जब आपका एंगल 90 से लेकर 180 होगा तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का फार्मूला। अरे है कि ना। तो जब 0 से लेकर 90 जोड़ते हो, एंगल 0 से लेकर 90 होता है तो वहां पे एडिशन ऑफ वेक्टर होता है। और जब आपका 90 से लेकर 180 एंगल होता है तो वहां पे क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है। वहां पे क्या होता है, इसलिए आपका 90 से लेकर 180 शॉर्टेस्ट डायगोनल आता है और 0 से लेकर 90 लॉन्गेस्ट डायगोनल है। सबको क्लियर है, चलो यहां तक क्लियर है ना सबको। तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूं तो जब आपका r इज इक्वल टू क्या होगा, आपका r इज इक्वल टू r मैक्स कब होगा, ये तो समझ में आया ना सबको। तब आपका थीटा क्या होगा, आपका 0 डिग्री, थीटा क्या होगा आपका। तब आपका r मैक्स मतलब क्या होता है, आपका a वेक्टर प्लस b वेक्टर का एडिशन, मैग्नीट्यूड का एडिशन। अरे हाँ कि ना, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं ना। प्रूव कैसे करोगे बता। तो आर का फॉर्मूला लिख दो, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो फटाक से, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। आगे बोलो फटाक से, एंगल कितना है आपका 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको, cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो 2ab इंटू 1 कितना 1। तो मैं लिख दूं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। सबको समझ में यहाँ तक कैसे आया। तो ये एक्चुअल में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लगा दो। तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी का
होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्क्वायर रूट है और ये वाला आपका क्या है, ये तो कट ही जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी। देख लो मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया और ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर दिया। ज्योमेट्रिकली मैंने वो जो किससे बताया था, पाइप से, वो ज्योमेट्रिकल मेथड हुआ और ये क्या हुआ आपका मैथमेटिकल हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके वेक्टर्स कैसे हो गया, जैसे अगर ये वाला आपका क्या है ए वेक्टर है, ये वाला आपका क्या है ए वेक्टर और ये वाला आपका क्या है बी वेक्टर, तो ये एक दूसरे को क्या है पैरेलल, एक दूसरे को क्या है, तो इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम क्या बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सब पहला टाइप समझा क्या वेक्टर का, कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है और उन दो वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आर मिनिमम का होता है, आर इज इक्वल टू आर मिनिमम का होता है, आर इज इक्वल टू आर मिनिमम का होता है जब आपका एंगल कितना होता है 180 डिग्री, एंगल कितना होता है आपका 180, तब उसका जो आर मिनिमम आता है वो कितना था आपका, अभी हमने प्रूव किया, या तो a माइनस बी होगा या फिर, बट हमने पढ़ा है यार मैग्नीट्यूड तो कभी निगेटिव नहीं आता, अगर दो वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्शन का एक रिजल्ट मिलेगा और एडिशन का एक रिजल्ट मिलेगा, और सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट मिलेगा उसके पास में मैग्नीट्यूड होगी और एडिशन का जो रिजल्ट मिलेगा उसके पास में मैग्नीट्यूड होगी। क्या मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव हो सकता है, कभी बोलते हो क्या -5 kg वेट है, -5 kg मास है, बोलते हो क्या, नहीं ना, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है आपकी पॉजिटिव। तो अगर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होती है तो यार अगर गलती से मैं अगर यहाँ पे a माइनस बी लिखा तो हो सकता है b अगर बड़ा है a से तो ये तो निगेटिव आ जाएगा ना, तो अगर निगेटिव क्वांटिटी भी आ जाए तो वो क्या होनी चाहिए आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते मॉड लगाते, क्या लगाते, मतलब a माइनस बी अगर आप करते हो और वो अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो ये मॉड क्या कर देगा उसको पॉजिटिव कर देगा। सबको समझ में आया, अरे हाँ कि ना, तो इसलिए हम बहुत बार क्या लिखते हैं a माइनस बी का क्या लिखते हैं मॉड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, या फिर सिंपली याद रखो बड़ा माइनस छोटा कर दो, क्या कर दो बड़ा माइनस छोटा। तो अगर मैं इसको अगर मैथमेटिकली प्रूव करता हूं तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा आपका आर इक्वल टू, बोलो क्या फार्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बोलो जी फटाक से, प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होगा, कॉस 180 को क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ 180 को क्या लिख सकते हो, बोलो क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ 180 माइनस 0 लिख सकते हो ना, पर ये 180 इसलिए क्या होगा आपका कॉस, और ये आपका क्या है 0, यहाँ पे क्या आएगा कॉस 0, कौन सा क्वाड्रेंट है 90 से लेके 180, कॉस वैल्यू नेगेटिव माइनस, क्या हुआ माइनस कॉस ऑफ 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्या होगा -1, तो लिख दो यहाँ पे, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी आएगी -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस। सबको समझ में आ रहा है, पर ये मतलब ही क्या आपका, ये तो आइडेंटिटी है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा आपका a माइनस बी और b माइनस a, बड़ा माइनस छोटा कर देना, जो भी होगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे दो वेक्टर्स कैसे हो गए आपके एंटी पैरेलल हो गए। हाँ, अगर आपकी एक वेक्टर इस तरफ है, ये आपकी क्या है a वेक्टर है और ये मान के चलो आपकी क्या है b वेक्टर है, तो ये एक दूसरे को क्या आपकी एंटी पैरेलल है ना, तो आपका रिजल्ट क्या होगा b माइनस a की a माइनस b, b माइनस क्या होगा आपका, क्योंकि बड़ा माइनस छोटा करना पड़ेगा, बड़ा माइनस, या तो चीजें क्लियर है। तो इन दो वेक्टर्स को, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे को क्या होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं, तब उनके बीच में एंगल कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है, तब आपका जो रिजल्टेंट मिलता है वो क्या मिलता है आपको, क्या मिलता है मिनिमम मिलता है, क्या मिलता है मिनिमम। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में मेंशन होगा ना आर मैक्सिमम आर मिनिमम, आर मैक्सिमम लिखा है तो डायरेक्ट बिना सोचे समझे लिखना a प्लस बी, और आर मिनिमम लिखा है तो, और आर लिखा है तो ये वाला, तब थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना। तो हम क्या बोल लिखते हो, क्या लिखते हैं कि आपका जो आर होगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपका आर मिनिमम, बराबर है, एंड लेस देन और इक्वल टू क्या होगा आपका आर मैक्सिमम। सबको समझ में आ रहा है, तो इसको लिखोगे तो आर मिनिमम क्या आपका a माइनस बी, इसका मॉड इज लेस देन और इक्वल टू आर आपका क्या है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और ये थीटा क्या होगा आपका, ये थीटा कुछ भी एंगल होगा 0 से लेके 180 के बीच में। सबको समझ में आ रहा है, इस लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर मैक्स, क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी, ये आपको एक रिलेशन मिल जाता है, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल लॉ, अगर हम ट्रायंगल लॉ की बात कर रहे हैं या फिर पैरेललोग्राम लॉ की बात कर रहे हैं, तो ये वाला इक्वेशन क्या होगा वहां पे सेटिस्फाई होगा।
सबको समझ में आ रहा है? इसको उतार दो, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा मतलब जैसे चीजें अभी कनेक्ट करते जाओ, ठीक है, धीरे धीरे मैं कनेक्ट करते जाऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको, फिर अच्छे वाले क्वेश्चन करने में मजा आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद आपके होते हैं वेक्टर कौन से, अब यहाँ पे कौन से वेक्टर, ये वाला कौन से टाइप के वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। यहाँ पे अभी अगर आपका एंगल 90 डिग्री होगा, आपका एंगल क्या होगा, आपका 90 डिग्री होगा, जब थीटा इज इक्वल कितना होगा आपका 90 डिग्री, तो आर इज इक्वल कितना होगा आपका, देखो 0 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए, और थीटा इन बिटवीन 0 to 180, इसके लिए 4 फार्मूले आपको मन में मतलब फिट कर लो, बार बार वो वैल्यूज पुट करना है क्या, तभी तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी ना, बराबर है। तो आर इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, बोलो अंडर रूट ऑफ, बोलो जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री, क्लियर है। इसकी वैल्यू तो 0 थी कॉस 90, ये तो गया, बचा क्या आपका आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबको समझ में आया, ये हो जाएगा आपका आर। और जब आपका एंगल 90 डिग्री होगा ना, तो इन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जैसे ये आपका ए वेक्टर है लेट से, और ये आपका क्या है बी वेक्टर है, ये आपका क्या है बी वेक्टर। तो देखो दोनों के टेल के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90, ये वेक्टर एंगल हुआ ना, अरे ना, तब आपका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा आपका इस रेक्टेंगल का डायगोनल, क्या होगा आपका, देखो यही आता है, और यही चीज होती है आपकी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबको समझ में आया, अरे हाँ ना। तो जब आपका एंगल 90 डिग्री होगा, तो इन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, ये तीसरा टाइप वेक्टर है, वेक्टर का क्या आपका तीसरा टाइप है। नेक्स्ट आपके कोलिनियर वेक्टर, नेक्स्ट आपका क्या है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब क्या होगा, ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन के ऊपर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे कोलिनियर। जैसे अभी मान लीजिए ये आपकी एक लाइन है, ये वाली आपकी क्या है एक लाइन है, अरे है ना, यहाँ पे आपका ये वाला एक वेक्टर है ऐसा, ये वाला एक वेक्टर है, ठीक है, ये मान के चले आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और मान के चले वाला आपका क्या है बी वेक्टर है, ये आपका क्या है बी वेक्टर है, क्या इसको मैं कोलिनियर वेक्टर्स बोलूंगा, एक ही लाइन के ऊपर है ना। चलो एक चीज, तो ये दो वेक्टर एक ही लाइन के ऊपर है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या हो गए आपके कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, ठीक है। मेरे को बताओ ये कोलिनियर वेक्टर्स है क्या, ये और ये, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, हाँ सही है कि गलत है, सही है तो क्यों, और गलत है तो क्यों, गलत तो ये बताओगे दोनों एक लाइन के ऊपर नहीं है, अरे आएगी ना, बट हमने पैरेलल शिफ्टिंग में तो पढ़ा है ना कि किसी भी वेक्टर को हम कहीं भी रख सकते हैं, इसको मैं यहां से उठा के यहाँ पे लेके जा सकता हूँ ना, आगे एक लाइन में, अरे आएगी नहीं आए, दोनों एक लाइन में आए ना, तो अभी ये पहले पैरेलल थे, इसको मैं इसको शिफ्ट यहाँ पे किया तो दोनों एक लाइन के ऊपर आ गए ना, मतलब दोनों क्या हो गए, क्या इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो ये वेक्टर चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग मतलब क्या होगा कि किसी भी वेक्टर को सेम प्लेन में एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस करो ताकि उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो और मैग्नीट्यूड भी, तब उन बराबर उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। तो इसको जब मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो ये बी वेक्टर यहाँ पे चला जाएगा ना, अभी देखो बी वेक्टर और ए वेक्टर क्या आपके एक ही लाइन पे, मतलब क्या हो गया आपको कोलिनियर वेक्टर। सेम वे ये जो आपका है ए वेक्टर और ये आपका क्या है बी वेक्टर, इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ आगे सेम लाइन में, मतलब ये भी कोलिनियर वेक्टर्स है, ये भी कोलिनियर वेक्टर्स है, और ये भी, ये पैरेलल वेक्टर है और ये भी आपका पैरेलल वेक्टर। सबको समझ में आया पक्का, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम कोलिनियर, कॉमन लाइन, कोलिनियर मतलब कॉमन। इसके बाद आपका है कोप्लेनर वेक्टर्स, इसके बाद क्या था आपका कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब कॉमन प्लेन, कोप्लेनर मतलब कॉमन प्लेन। जैसे अभी मान के चलो ऐसा कुछ तो भी आपका 3D डायग्राम निकाल देता हूं, अब ये वाला आपका क्या है एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट से मान के चलिए कि आपका कौन सा एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये वाला आपका वाई एक्सिस और ये वाला आपका जेड एक्सिस, ठीक है। तो मेरे को बताओ ये कौन सी प्लेन है, ये वाली
ये वाली कौन सी प्लेन है? कौन सी प्लेन है? आ? कौन सी कौन सी प्लेन है? अरे इनको प्लेन निकालते नहीं आ रहा है, ये देखो। हाँ, ये कौन सा एक्सिस है? ये वाला वाई ना, और ये वाला कौन सा एक्सिस है? जेड ना। तो जेड और ये वाला वाई, ये कौन सा प्लेन हुआ? वाई जेड प्लेन। मेरे को पता है क्या क्या प्रॉब्लम होती है तुम लोगों को। ठीक है, ये वाला प्लेन, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। ये वाला वाई कहाँ है? जेड है ना। कौन सा? एक्स जेड प्लेन। सबको समझ में आ रहा है? ये वाला प्लेन, ये एक्सिस एक्स, ये वाला वाई, तो कौन सा? एक्स वाई प्लेन। सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तीन प्लेन है, यहाँ पे क्या आपके तीन प्लेन है। मैं कुछ वेक्टर्स दिखाता हूँ। जैसे ये वाला एक वेक्टर है, यहाँ पे ये वेक्टर है ए बी सी, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर और ये ई वेक्टर। तो यहाँ पे कौन से प्लेनर वेक्टर, कौन से सेम प्लेन में रखे वेक्टर? एक्चुअल में ए और बी कौन से प्लेन में? आपका एक्स वाई प्लेन में, और आपका वाई जेड प्लेन में कौन से ई और डी, और ये वाला सी कहाँ पे रखा हुआ है? एक्स जेड प्लेन में। अगर मैं आपको पूछा कि बताओ ए और सी सेम प्लेन में रखे कि अलग प्लेन में रखे, तो इन दो वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? ए और सी वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? नॉन कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलेंगे हम? और ए और बी को हम क्या बोलेंगे? कोप्लेनर। या फिर सी और डी को हम क्या बोलेंगे? कोप्लेनर। तो ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में रखे हुए उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। सबको समझ में आया? तो कोप्लेनर कौन से हो गए? ई एंड डी, बी एंड ए, ये हो गया आपका कोप्लेनर वेक्टर। क्या हुआ आपका? कोप्लेनर वेक्टर्स। सबको समझ में आ रहा है? तो कौन से वेक्टर आपके? डी वेक्टर एंड ई वेक्टर, ये कोप्लेनर वेक्टर। और दूसरा कौन सा आपका? ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। सबको समझ में आया? तो ये आपके कोप्लेनर वेक्टर। सबको समझ में आया कोप्लेनर वेक्टर्स क्या? इसके बाद आता आपका इक्वल वेक्टर्स। इसके बाद क्या था आपका? इक्वल वेक्टर्स। अभी ये कोप्लेनर याद रखना, क्योंकि आगे जाके मैं लेमिज लॉ पढ़ाऊंगा। कौन सा लॉ पढ़ाऊंगा? तो वहां पे ये कोप्लेनर का बहुत मतलब ये रहेगा। और आगे जाके मैं ये भी चीज बताऊंगा आपको लेमिज लॉ के बाद, कि जो आपके ये वेक्टर्स होते हैं, जो ट्रायंगल लॉ में तीन वेक्टर्स आते हैं ना, ट्रायंगल लॉ में कौन से तीन वेक्टर्स आते हैं? ट्रायंगल लॉ में कौन से तीन वेक्टर आते हैं? एक ए वेक्टर जो आपका पहला वेक्टर होता है या फिर फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, दूसरा बी वेक्टर जो आपका सेकंड वेक्टर होता है या फिर सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल, और एक तीसरा क्या होता है आपका? क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। आ रहेगी ना? तो ये तीन वेक्टर्स आते हैं ना। तो किसी भी ट्रायंगल लॉ में जो भी तीन वेक्टर्स आएंगे आपके ए बी और आर, ए बी और ये तीनों के तीनों क्या हो गया आपके? कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या हो गया आपके? एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे कोप्लेनर वेक्टर्स? मजा आ जाएगा एक्सप्लेन करोगे तो। हाँ, ट्रायंगल ड्रॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो हमने तीन वेक्टर्स पढ़े, ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर, आपको ये बताना है वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं है। है तो कैसे? चीजें समझनी पड़ेगी। हाँ, कैसे? देख लो, ये आपका फर्स्ट वेक्टर है। चलो इसको मैं पकड़ लेता। ये आपका फर्स्ट वेक्टर है और ये आपका सेकंड वेक्टर है, राइट? ये फर्स्ट वेक्टर है वाला, ये क्या हो जाएगा आपका? थर्ड वेक्टर। अरे होगा कि नहीं होगा? है, ये तीन वेक्टर है आपके। अभी इसको मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ। देख लो, अगर अभी ऐसे रखे मैंने, ये प्लेन में है क्या? दिख रहा है? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। बोलो ऐसे रखिए, प्लेन में है क्या? कौन से प्लेन में? प्लेन मतलब क्या होता है? एक पेज ले लो और देख लो कि वो एक पेज के ऊपर आते हैं क्या। तो देख लो, मैंने एक पेज ले लिया, आते हैं? ऐसे रखा तो आते हैं क्या? आएगी क्या? तो मेरे को पेज ऐसा रखना पड़ेगा, टेढ़ा रखना पड़ेगा ना। अगर मैं ऐसे रखूंगा तो ये देखो एक पेज पे आएगी। अरे आइए ना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो ट्रायंगल लॉ वाले वेक्टर्स होते हैं ना तीन, वो तीनों क्या होते हैं आपके? कोप्लेनर वेक्टर्स है, क्योंकि तीनों को हम एक प्लेन में लेके आ सकते हैं। तीनों को एक प्लेन में लेके आ सकते। सबको समझ में आ रहा है? तो अभी आज से याद रखना कि आपका जो आर वेक्टर है और ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तीनों के तीनों के आपके कोप्लेनर वेक्टर्स है। तीनों के तीनों क्या है?
सबको समझ में आया? पक्का? चलो, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो आपका इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट आपका क्या है? इक्वल वेक्टर्स। अभी इक्वल वेक्टर्स मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? इक्वल वेक्टर्स मतलब क्या? हाँ, कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल कब हो गए? क्योंकि वेक्टर की आइडेंटिटी क्या होती है? दो चीजें सेम तभी हो सकती है जब उनकी आइडेंटिटी क्या हो? सेम हो। और है ना? और वेक्टर की आइडेंटिटी हम किससे बताते हैं? दो चीजों से, एक आपका डायरेक्शन और एक, अगर दो वेक्टर्स है दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें सेम है तब हम क्या मान के चलेंगे कि दोनों वेक्टर क्या है? इक्वल वेक्टर्स। एग्जांपल के तौर पे देखो, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स जैसे भी मान के चलिए ये वाला एक वेक्टर है, लेट से आपका ये ए वेक्टर है, बराबर। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 5 यूनिट। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? लेट से आपका ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है, ये मान के चले आपका बी वेक्टर, ये वाला आपका क्या है? बी वेक्टर है, और इसकी मैग्नीट्यूड मान के चलिए कितनी है? 5 यूनिट है फिर से, बराबर है। क्या ये दो इक्वल वेक्टर्स हुए? अरे वही क्या, इसकी मैग्नीट्यूड भी 5 है और इसकी भी मैग्नीट्यूड क्या है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। मतलब मैं बोल सकता हूं यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। अरे क्या ना, तो इन दो वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसका रिजल्टेंट बताओ क्या आएगा इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट? क्या दो इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हो सकते हैं? क्योंकि अगर इक्वल वेक्टर्स है तो डायरेक्शन तो सेम होगा ना, डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब क्या हो गए? पैरेलल वेक्टर्स हो गए। क्या दो पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हो सकते हैं? हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्वल हो गए, मैग्नीट्यूड नहीं है सेम तो नहीं हो। सबको समझ में आ रहा है? तो क्या होगा इसका, बोलो। मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या होता है जब वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है? डायरेक्ट हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड ऐड करते हैं। अरे है ना, तो क्या होगा? ए की मैग्नीट्यूड प्लस बी की मैग्नीट्यूड, मतलब कितना आ जाएगा? 5 यूनिट प्लस 5 यूनिट, तो कितना हो जाएगा आपका? 10 यूनिट। कितना हो जाएगा आपका? सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इस ट्रायंगल लॉ को भी लगाते जाओ साथ साथ में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका कोलिनियर हो गया, को इनिशियल वेक्टर्स। इसके बाद आपका क्या है? को इनिशियल वेक्टर्स मतलब ऑब्वियसली इनिशियल में ना, कॉमन इनिशियल पॉइंट, कॉमन, तो ऐसे वेक्टर जिसका क्या हो? कॉमन इनिशियल पॉइंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। जैसे आपने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा, ये आपका क्या होता था? ये आपका होता था ए वेक्टर, बराबर है। ये होता था आपका बी वेक्टर, और ये क्या होता था आपका? आर वेक्टर। ये क्या होता था आपका? आर वेक्टर। ये तीनों का इनिशियल पॉइंट कहां पे? एक ही जगह पे। इसको हम क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? को इनिशियल। सबको समझ में आया? ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका, कुछ छुटा है क्या? कोलिनियर, कोप्लेनर, इक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, ऑर्थोगोनल। नेगेटिव वेक्टर तो बता दिया ना हमने। नेगेटिव वेक्टर बता दिया ना कि नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या होता है? गिवन वेक्टर को क्या कर लो? 180 डिग्री से रोटेट कर लो, तो जो नया वेक्टर मिलेगा विथ सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसका नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। वो हो गया, बराबर है। इसके बाद आता है आपका पोलर वेक्टर्स। बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएगी, तो डिफरेंस ही बता देता हूं आपको। पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर, ये आपका एक और टाइप है, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर मतलब क्या होता है? पोलर वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। इनिशियल पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे मैं किसी के ऊपर फोर्स लगाता हूं, जैसे मैं इस चेयर के ऊपर फोर्स लगाया, इस चेयर के ऊपर क्या लगाया मैंने? फोर्स लगाया, तो ये इनिशियल पॉइंट कौन सा हुआ? ये वाला, जिस समय मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया। या फिर मैं डिस्प्लेसमेंट करता हूं, तो मेरा इनिशियल पॉइंट क्या हुआ? जहां से मैं स्टार्ट किया डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ ऐसे वेक्टर्स, मतलब अभी एक्चुअल में हम दो टाइप के मोशन पढ़ेंगे, एक लीनियर मोशन और एक एंगुलर मोशन। एक लीनियर मोशन, और जब हम लीनियर मोशन पढ़ेंगे तो उसमें कौन से पैरामीटर्स होंगे? लीनियर पैरामीटर, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर फोर्स, अरे क्या, लीनियर मोमेंटम। ये सब क्या हो गए? लीनियर मोशन के लिए पैरामीटर्स हो गए। ये सबके सब किसके पैरामीटर्स है? तो जो भी लीनियर मोशन के पैरामीटर्स हो गए वो सबके सब क्या हो गए? आपके पोलर वेक्टर्स हो गए, क्योंकि उनके पास क्या होता है? इनिशियल पॉइंट होता है। उनके पास क्या होता है? वही अगर हम किसकी बात करें? एंगुलर मोशन की बात करें, तो एंगुलर मोशन में जितने भी पैरामीटर्स आएंगे, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, ये सब आपके क्या है? एंगुलर पैरामीटर्स है। ये सब आपके क्या है? एंगुलर मोशन के पैरामीटर्स है। तो वो सब कहां पे आ जाएंगे? एक्सियल
वो सब कहाँ पे जाएगी, वो कौन से वेक्टर्स हो गया, एक्सियल वेक्टर, क्योंकि इनका कोई भी इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता। जैसे अभी देखो एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं मैं, जैसे अभी मान के चलिए ऐसा कुछ तो भी है, ये आपका एक डिस्क है, ये वाला आपका क्या है, डिस्क है, ये आपका डिस्क है आपका, ठीक है, और इसको मैं घुमा रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं मैं, ऐसे घुमा रहा हूं इस एक्सिस पे, बराबर है, ये घुमा रहा हूं ना, तो घूम, ये वाली घूम जाएगी ऐसे, तो घूमेगी तो ये कौन सा मोशन कर रही है, एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो इसके जो सभी पैरामीटर्स हो गए वो सेट कहाँ पे हो गए, अभी इस ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस, बराबर है। जिस प्लेन में कोई बॉडी घूम रहा है, जिस प्लेन में कोई बॉडी घूम रहा है, उस प्लेन को परपेंडिकुलर एक लाइन होती है जिसके अबाउट वो क्या करता है, वो घूमता है, बराबर है। जैसे अभी ये वाला अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, अगर मैं बताता हूं ये कहां पे घूम रहा है आपका, इस प्लेन में घूम रहा है, देख लो ये आपका क्या है, प्लेन है, ये प्लेन है आपका, जिस प्लेन में बॉडी घूम रही है, देख लो, अरे ना, और इस प्लेन को परपेंडिकुलर ये वाला एक लाइन है जिसके अबाउट डिस्क घूम रहा है आपका, तो ये क्या हुआ आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन, उसके बाद रोटेट कर रही है ना, तो इसको हम क्या, पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, इमेजिनरी लाइन, जो क्या होगी, प्लेन ऑफ रोटेशन, जिस प्लेन में बॉडी घूम रही है उस प्लेन को क्या होगी, परपेंडिकुलर, देखो ये प्लेन को परपेंडिकुलर, अरे हाँ ये ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, बराबर है। तो जो भी आपके एंगुलर पैरामीटर्स होते हैं, बराबर है, जैसे लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बराबर है, तो वो जो अब जैसे ये है आपका, बराबर, ऐसे घूम रहा है ना, अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो कहां पे हो गया, आपके अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कहां पे हो गया, इसलिए जब एंगल लेते हैं ना आप, एंगल, तो वो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हो, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज क्या लेते हो, रीजन यही है कि अगर आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, ये रूल पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर था क्या, पढ़ा होगा ना, वहां पे वो है, आप लोगों ने वो लगाया होगा, स्क्रू रूल लगाया होगा, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, वो घुमाने वाला लगाया होगा ना, तो आप क्या करते थे, अरे ना, करंट के डायरेक्शन में हम क्या करते थे, घुमा देते थे, तो ये थंब क्या देता था मेरे को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देता था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो, हाँ सॉरी, ये करंट की डायरेक्शन होती, तो ये क्या होता था आपका, या फिर अगर स्ट्रेट वायर होती तो स्ट्रेट वायर के लिए हम क्या करते थे, स्ट्रेट वायर के लिए हम क्या करते थे, जो थंब है आपका किसके डायरेक्शन में रखते थे, करंट के डायरेक्शन रखते थे, और फिंगर्स को क्या कर लेते, कर्ल कर लेते थे, तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल होते थे वो क्या होता था मेरे को, डायरेक्शन ऑफ, बस ये वैसे ही है कि जैसे बॉडी घूम रही है उस डायरेक्शन में क्या कर दो, अगर बॉडी अगर क्लॉकवाइज घूम रही है ऐसी, तो जिस तरफ मोशन हो रही है, जिस डायरेक्शन में, उस मोशन में क्या कर लो, फिंगर्स को, तो ये फिंगर्स कैसे कर्ल कर लेते, क्लॉकवाइज ना या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना, या एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाली तो क्लॉकवाइज घूमेगी बॉडी, तो सभी पैरामीटर्स कहां पे होंगे, ऊपर, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो अगर ये बॉडी मान के चलो कैसे घूम रही है, ये वाली बॉडी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना, तो सभी पैरामीटर्स कहां पे होंगे, ऊपर, तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम किससे लिखते हैं, थीटा से, किससे लिखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगा, एंगुलर वेलोसिटी इसको क्या लिखते हैं, ओमेगा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, और एक क्या होगा आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन, और एक मैंने टॉर्क कल बताया था, एंगुलर फोर्स, एंगुलर फोर्स, ये सब कहां पे होगा, आपके ऊपर की तरफ, बट इनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा क्या, ये ऊपर हो गया इस एक्सिस पे, पर उस एक्सिस पे उसका इनिशियल पॉइंट कहां पे होगा ये फिक्स नहीं रहता, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि हमेशा कहां पे लगते हैं, एक्सिस के अलोंग लगते हैं, किसके अलोंग लगते हैं, सबको समझ में आया, पक्का, और इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है क्या, ये हो गया आपके पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर, यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो जाता है, तो भी दिक्कत है तो पूछ लो, क्लियर है, चलो थोड़ा सा भी आगे चलते हैं, पक्का क्लियर है ना, अरे है ना, एक होता आपका नल वेक्टर, एक क्या होता आपका, मुझे बता दो छूट गया, एक होता आपका नल वेक्टर, नल वेक्टर मतलब क्या होगा, नल वेक्टर मतलब आपका जीरो वेक्टर, नल वेक्टर मतलब आपका ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, डायरेक्शन क्या हो, आर्बिट्ररी, डायरेक्शन क्या हो आपकी, कुछ भी हो सकती है, बराबर, जैसे भी मान के चलो मैं ए वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस कर देता हूं, तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, अरे ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर, इसी को हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जीरो से, ठीक है, तो ये आपका कहां पे आएगा, नल वेक्टर, जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या, डिस्प्लेसमेंट जीरो, जैसे मान के चलिए एक आदमी है, एक बालक है, ठीक है,
वो आपका इस डायरेक्शन में निकला। आपका कहां पे निकला? इस डायरेक्शन में निकला। आपका ये आगे गया, ऐसे ऐसे गया, और फिर क्या हुआ, कुछ कुछ डिस्टेंस तक आगे गया, फिर यहां से क्या किया, उसने यू टर्न लिया और वापस आ गया। यहां से क्या गया आपका, वापस आ गया। तो ये इसकी पाथ हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? क्यों जीरो? समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम ही है। और जब बॉडी का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, जीरो। बस नल वेक्टर में भी वही होता है कि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होता है, आपका सेम होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। उसी को हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। जैसे इनिशियल पॉइंट मान के चलो पी है और फाइनल पॉइंट भी क्या आपका पी है, इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीपी वेक्टर। पीपी मतलब इनिशियल पॉइंट भी पी है और फाइनल पॉइंट भी। सबको समझ में आया? ये हो गया आपका नल वेक्टर। चलो, सभी को टाइप्स ऑफ वेक्टर क्लियर है? अभी थोड़ा पीएचडी करें, अभी टाइम है 10 मिनट। इसके बाद आता आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ पहले भी बता दिया था मैंने, एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस पॉलीगॉन लॉ को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंडेड फॉर्म भी बोलते हैं। ट्रायंगल लॉ का क्या बोलते हैं हम, एक्सटेंडेड फॉर्म। अभी देखो यहां तक, अभी तक हमने कितने वेक्टर्स को ऐड किया था, दो वेक्टर्स को ऐड किया था। ट्रायंगल लॉ में भी दो वेक्टर्स ऐड किए थे, जिसका अपने पास क्या था, ज्योमेट्रिकल मेथड भी पता था और मैथमेटिकल मेथड भी अपने पास पता है। मैथमेटिकल दो फार्मूला डिराइव किया ना, डायरेक्शन के लिए हमने फार्मूला डिराइव किया और मैग्नीट्यूड के लिए हमने डिराइव किया, बराबर है। और ज्योमेट्रिकल मेथड में हम क्या करते थे, पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल वेक्टर का, दूसरे वेक्टर का फाइनल पॉइंट, दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ते थे। तो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ आती थी वही क्या होती थी, आपकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, बराबर है। तो पॉलीगॉन लॉ में क्या होता है कि अगर मान के चलो दो से ज्यादा वेक्टर्स है, मोर देन टू वेक्टर्स है, तो उनको अगर ऐड करना है तो हम क्या यूज करते हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं। और ये किसकी तरह होता है, सेम ट्रायंगल लॉ की तरह होता है। किसकी तरह होता है, अगर मान के चलो मोर देन टू वेक्टर्स है, लेट्स से आपके 5 वेक्टर है। कितने वेक्टर्स है, 5 वेक्टर है। तो इन 5 वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है कि मान, तो पॉलीगॉन लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि मान के चलो कि अगर मोर देन टू वेक्टर्स है, बराबर है, लेट्स से कि 5 वेक्टर है, तो इन 5 वेक्टर को क्या मान के चलो, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। क्या मान के चलो, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, बराबर है। और इन सबको क्या कर लो, सेम ऑर्डर में कनेक्ट करो। इनको कैसे कनेक्ट कर लो, जैसे भी लेट्स से आपका ये वाला एक वेक्टर है, मैं मान के चलो 5 वेक्टर दिखाता हूं। ये एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये वाला आपका बी वेक्टर है, ये वाला आपका क्या है, बी वेक्टर, ये वाला आपका सी वेक्टर है, बराबर है, ये वाला आपका डी वेक्टर है। ये 5 वेक्टर हो गए, 4 हो गए। ये वाला आपका ई वेक्टर है, तो ये हो गया आपके 5 वेक्टर। तो इन 5 वेक्टर को अगर आपको जोड़ना है, बराबर है, तो इस पहले वेक्टर को क्या मान के लो, फर्स्ट साइड ऑफ पॉलीगॉन, सेकंड साइड ऑफ पॉलीगॉन, थर्ड साइड ऑफ पॉलीगॉन, फोर्थ साइड ऑफ पॉलीगॉन, और इसको जोड़ना कैसे, सेम ऑर्डर में। कैसे जोड़ना है, तो इसको अगर जोड़ोगे तो कैसे जुड़ेगा, ये आपका बोलो कैसे जुड़ेगा, ये ऐसा होगा, ये टेल, ये वाला हेड। पहला जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे क्या कर लो, दूसरा स्टार्ट कर दो। दूसरा कहां पे आपका, ऐसा दिख रहा है, तो ये आपका बी वेक्टर हुआ। दूसरा जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे तीसरा स्टार्ट कर दो। समझ में आ रहा है क्या, तो ये क्या हुआ आपका सी वेक्टर। और तीसरा जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे चौथा स्टार्ट कर दो, ये क्या हुआ आपका डी वेक्टर। और फिर पांचवा स्टार्ट कर दो, ये क्या हुआ आपका ई वेक्टर। सबको समझ में आया, बराबर है। तो ये आपका फर्स्ट वेक्टर हुआ और ये आपका लास्ट वेक्टर हुआ। देन पॉलीगॉन लॉ ये बोलता है कि आपका जो इन सभी वेक्टर का जो रिजल्ट होगा, इन सभी वेक्टर्स को जब जोड़ोगे तो आपको एक नई वेक्टर मिलेगी, उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। उसको हम क्या बोलेंगे, तो आपका ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा आपका क्लोजिंग साइड ऑफ अ पॉलीगॉन। क्या होगा, क्लोजिंग साइड ऑफ अ पॉलीगॉन मतलब समझते हैं ना, तो ये आपका क्लोजिंग साइड है। क्लोज करोगे तो पॉलीगॉन बनेगा ना, कितने साइड का, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागोन बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे पॉलीगॉन कौन सा बन रहा है आपका, हेक्सागोन। तो ये जो क्लोजिंग साइड होगी, इसकी लेंथ मतलब ही क्या होगी, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड। इसकी लेंथ मतलब क्या होगी, इसका डायरेक्शन भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, पहले वेक्टर के साथ और लास्ट वाले वेक्टर के साथ क्या होगा, आपका अपोजिट ऑर्डर में होगा। क्या होगा आपका, मतलब पहले वेक्टर का अगर यहाँ पे टेल आ रहा है तो रिजल्टेंट का यहाँ पे क्या आएगा, टेल आएगा। और लास्ट वेक्टर का यहाँ पे हेड आ रहा है तो इसका क्या आएगा, यहाँ पे हेड आएगा। ये बन जाएगा आपका आर वेक्टर।
ये होगा आपका आर वेक्टर, मतलब क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका। सबको समझ में आया? यही आपका पॉलीगॉन है, ये आपका क्या। अगर आप बोलोगे सर इसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला है क्या कुछ, तो मैथमेटिकल फार्मूला है क्या, ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल मेथड है, ये सिर्फ क्या आपकी ज्योमेट्रिकल मेथड। अगर एग्जांपल देता हूं आपको, मेरे को आंसर बताओ ना इसका, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, देखो करोगे, डरोगे तो नहीं, पक्का। एक आपका क्वाड्रिलेटरल है, आपका क्या क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन है क्या, है ना, कितने साइड वाला, 4 साइड। करो, किसी ने आंसर दे दिया तो अभी पीठ थपथा हुआ लेना, आपको बेसिक्स क्लियर हुए, सबको क्वेश्चन क्लियर है। 4 वेक्टर्स है ए बी सी एंड डी, इन चारों वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है, और आपको क्या बताना है, रिजल्ट बताना है। क्या बताना है आपको, रिजल्ट क्या होगा। चलो करो, अभी आपको कितने वेक्टर जोड़ना है, देख लो, पहले देख लो, यहाँ पे ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये वाला हेड है, ये वाला हेड, ये वाला, ये टेल ना, और आगे ना, तो सेम ऑर्डर में कहा तक है, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, यहां तक है ना। तो इसको हटा दो ना, इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं करके, ये है ही नहीं, मतलब ये 3 वेक्टर जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, कि जिन दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं उनको क्या मान के चलो, एडजेसेंट साइड ऑफ पॉलीगॉन सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, देन आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, आपका क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगॉन बट अपोजिट इन ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर एंड लास्ट वेक्टर। यही तो हुआ ना, ये फर्स्ट वेक्टर ये वाला, अगर मैं 3 को जोड़ता हूं पहले तो ये क्या हो जाएगा आपका एडिशन, और ये क्या होगा आपका फर्स्ट वेक्टर और लास्ट वेक्टर के साथ क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में। तो ये हुआ आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का एडिशन। बट ये किसके बराबर आ रहा है, तो ये तो डी वेक्टर के बराबर आ रहा है, मतलब यही क्या आपका डी वेक्टर। चमका क्या, मतलब इन तीनों को अगर जोड़ते हो आपको क्या मिल रहा है, डी वेक्टर ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो प्लस क्या कर दो डी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा आपका 2D वेक्टर। तो ये आपका आंसर होगा। समझो क्या, एक और दे दो, बना लोगे पक्का, एक और दे दो क्या, हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन मतलब क्या होता है, रेगुलर हेक्सागोन मतलब एक तो हेक्सागोन है तो 6 साइड्स होगी, राइट, अरे हाँ ना, अगर हेक्सागोन है तो 6 साइड्स होगी, और 6 साइड जो होगी सबकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, तो अभी जैसे देखिए आपका एक रेगुलर हेक्सागोन है ऐसा, ठीक है, इसको रेगुलर हेक्सागोन पकड़ के चलो, ठीक है, परफेक्ट तो नहीं निकला है, ठीक है, लेकिन मान के चल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रेगुलर हेक्सागोन है, हाँ, ये आपका रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। तो आपके देखो यहाँ पे ये जो रेगुलर हेक्सागोन है इसकी जो साइड है वो कितनी है, मान के चलो 2 यूनिट है, कितनी यूनिट है, 2 यूनिट। सबको समझ में आ रहा है, और यहाँ पे आपके ये पहला वेक्टर ऐसा है, ठीक है, ये आपका दूसरा वेक्टर है, ये आपका तीसरा वेक्टर है, समझ में आ रहा है। मान के चलो ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और ये आपका सी वेक्टर है, पूरा कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे कितने वेक्टर रखे हुए, 3 वेक्टर लगे, ए बी एंड सी। अरे आगे ना, आपको यही पूछा कि बताओ ए वेक्टर प्लस
बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है। और आपको दिया हुआ है कि ये जो रेगुलर हेक्सागोन है इसकी साइड कितनी है, 2 यूनिट। तो आपको मैग्नीट्यूड बताना है कि इन 2 वेक्टर को जब ऐड करोगे तो एक नई वेक्टर मिलेगी ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। क्वेश्चन सबको क्लियर है या ना है, बोलो पक्का। चल करो 2 मिनट बताओ आप लोगों को। प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए सबकी ज्योमेट्री की, दिमाग लगा लो अपना बस। आपका आंसर है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन होते हैं ना आपको। चलो 2 यूनिट, दूसरा ऑप्शन है 3 यूनिट, 4 यूनिट, फोर्थ ऑप्शन है ना। हाँ देखो ये क्वेश्चन किस लिए ले रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि पॉलीगॉन लॉ का, जब हम बोल रहे हैं ना कि पॉलीगॉन लॉ आपका क्या है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल मेथड देता है। क्या देता है? और ज्योमेट्रिकल मेथड से, मेथड की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। हर बार फार्मूला लगेगा जरूरी है क्या? इसमें ट्रायंगल लॉ की सेपरेटली आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म बताया कि आपका रिजल्टेंट कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है। बराबर, जब 0 से लेकर 180 जाते हो तो आपका रिजल्टेंट कैसे घटने लगता है। ये प्रैक्टिकली चीजें समझ में आनी चाहिए ना। हाँ कौन सा थर्ड ऑप्शन? हाँ 4 यूनिट, ये आपका सही है, 4 यूनिट सही है। चलो देख लेते। अब ये तो समझ में आ रहा है कि आपका पहला वेक्टर ये वाला, तो देख लो इसका ये वाला टेल, देखो कुछ नहीं करना है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये वाला हेड है, इसका ये वाला टेल है और ये वाला हेड है। समझ में आ रहा है? क्या ये सेम ऑर्डर में रखे हुए, फर्स्ट साइड ऑफ पॉलीगॉन, सेकंड साइड ऑफ पॉलीगॉन, थर्ड साइड ऑफ पॉलीगॉन। और यहाँ पे पॉलीगॉन हेक्सागोन है क्या, ये हेक्सागन के ऊपर रखे हुए, हेक्सागन के ऊपर। इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना, इसका इसका क्योंकि ये वाला फर्स्ट साइड ऑफ हेक्सागोन है, ये सेकंड साइड ऑफ हेक्सागोन है ये वाला, और ये आपका रेगुलर हेक्सागोन है, तो सभी साइड सेम होनी चाहिए। मतलब इसकी मैग्नीट्यूड दो, इसकी मैग्नीट्यूड दो और इसकी भी मैग्नीट्यूड दो, तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो जिन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो उसमें फर्स्ट वेक्टर देख लो और लास्ट वेक्टर देख लो। तो फर्स्ट वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है और लास्ट वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट है, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, दैट विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। अरे हाँ कि ना? तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा, ये ना, तो इसका इनिशियल पॉइंट ये हुआ, और लास्ट वेक्टर तो इसका ये फाइनल पॉइंट ये वाला हुआ। आपका रिजल्टेंट क्या होगा फिर? ये होगा आपका रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर और लास्ट वेक्टर क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में। मतलब लास्ट वेक्टर का अगर हेड यहाँ पे आ रहा है तो रिजल्टेंट का हेड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और फर्स्ट वेक्टर का टेल यहाँ पे आ रहा है तो रिजल्टेंट का क्या होगा, टेल यहीं पे आएगा। तो ये बनेगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। बस इसी की मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा, यहां से लेके यहां तक की लेंथ। सबको समझ में आया? अरे हाँ कि ना? तो कैसे करोगे? तो अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता हूँ, सपोज अगर मैं सभी लाइन ज्वाइन करता हूँ यहाँ से ऐसे ऐसे, तो ये कहाँ पे कट करती है, सेंटर पे। समझ में आता है? बराबर। अगर आपको पता होगा रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी है कि जब आप सभी एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये वाला अपोजिट एक्सट्रीम पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगी, 3 डायगोनल्स मिलेगी ये वाले। अरे आएगी ना? तो तीनों डायगोनल से एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होते हैं, उसी को हम क्या होते हैं, सेंटर बोलते हैं उसका। अरे है कि ना? तो यहाँ पे क्या बन रहा है, बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है कि जब भी जितने भी ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन, वो सब क्या हो गया आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गए। क्या हो गए? अगर इसका अब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी तो सबकी लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम। मतलब ये साइड कितनी है, ये कितना है,
ये कितना है, ये 2 यूनिट है ना, ये कितना 2, ये भी कितना 2, ये 2 तो ये भी, ये भी, तो ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, ये भी, ये भी 2 यूनिट, ये 2 और ये 2 और ये 2 था, ये कितना, ये 2 यूनिट और ये वाला, तो टोटल रिजल्ट का मैग्नीट्यूड कितना। चलो सबको समझ में आया, पता किया ना मैंने ज्योमेट्रिकल मेथड से, अरे किया कि नहीं किया, चलिए आप बाकी हम कल पढ़ेंगे।